माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएम स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और प्रीवियस क्लास में हमने नाभिक का वर्गीकरण पढ़ा था और आज फर्दर हम फिर आगे बढ़ते हैं नाभिक के बल की तरफ, न्यूक्लियर फोर्स की तरफ। ठीक है, इस नाभिक के बल को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये जनरली नाभिक के अंदर जो उपस्थित न्यूक्लियॉन होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक आकर्षण बल से बने रहते हैं। नाभिक के अंदर एक आकर्षण बल, एक बाउंडिंग रहती है इनकी भी। इसी आकर्षण बल को हम ऐसे नाभिक के बल कह देते हैं। ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। ये चार्ज डिपेंड, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे चार्ज से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग सकता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लग सकता है। ठीक है, इसी बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। अगर इनकी बात की जाए, आगे चले हम फर्दर, तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको लिखा हुआ डेफिनेशन में, अगर आगे बढ़े तो देखते हैं इनके कुछ पॉइंट्स हैं। इनका केवल 10 की घात 10⁻15 या 10 की घात 15 मीटर के पास में ही अस्तित्व रहता है। यानी ये केवल 10⁻15 मीटर की कोटि यानी कि रेडियस में ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, और अगर अदरवाइज इनका साइज 10⁻15 से अगर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जब तक ये 10⁻15 मीटर के परास में वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, इनका अस्तित्व रहता है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है, क्योंकि किसी छोटी सी चीज़ में, इनकी बहुत ही स्मॉलेस्ट चीज़ में किसी चीज़ को बांधे रखना, और बांध रखने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको। बहुत ज़्यादा ताकत से उसको बांध के रखना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रबल फोर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये 9 15, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 10⁻15 मीटर के पास से यदि फोर्स ज़्यादा हो जाता है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स बन जाता है। लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स तभी है जब ये 10⁻15 या 10 की घात -15 मीटर के पास में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ। नाभिकीय बल के लिए पाई मेसान कण का विनियन उत्तरदायी होता है। यानी कि जब भी नाभिकीय बल, अगर ये आकर्षण बल नहीं है, ये आकर्षण बल है, ये प्लस प्रोटॉन प्रोटॉन की किसी के बीच भी लग सकता है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर क्या होता है। ठीक है, नाभिकीय बल के लिए बेटे पाई मेसान पार्टिकल्स होते हैं, ये इनका विनिमय उत्तरदायी होता है। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन में जैसे वो न्यूट्रॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, तो वो एक पाई मेसान कण को क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे कि एक प्रोटॉन जिसे न्यूट्रॉन चेंज करेगा, तो पाई नेगेटिव पार्टिकल्स वहां से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनका विनिमय होता है, और विनिमय की वजह से नाभिकीय बल प्रोड्यूस होते हैं, अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के पाई मेसान कण होते हैं। एक ऋणात्मक पाई मेसान कण, एक धनात्मक पाई मेसान कण, और एक होता है उदासीन पाई मेसान कण। तो जनरली ध्यान रखना, पाई मेसान कण 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव एंड पाई उदासीन। ठीक है, इसीलिए इसे विनिमय बल भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच विनिमय होता है, ट्रांसफर होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, विनिमय करते हैं, इसलिए इनको विनिमय विनिमय बल भी कहते हैं। ये गुरुत्वीय बल नहीं होता, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी, ये विनिमय बल है, जो विनिमय से होता है, और इसमें विनिमय होता है पाई मेसान कण का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो फिलहाल हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनकी बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल यानी सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, उसको फंडामेंटल यानी मूल कण कहा जाता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, और ये कण किसी चीज से कभी प्राप्त ही नहीं होते, ये इनका अपना खुद का अस्तित्व होता है, ये किसी से इनका निर्माण नहीं हो सकता, किसी से बन नहीं सकते, ऐसे कणों को हम मूल कण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो होते हैं, ये 3 मूल कण होते हैं, जो मिलकर के किसी दूसरी चीज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये किसी चीज से नहीं बने, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन रिसर्च चल रही है आगे, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो इनका भी निर्माण हो सकता है, जैसे रिसर्च आएगी। तो अभी फिलहाल हम सबसे मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मानेंगे, साथ में मेसान कण और कुछ टेबल में मैंने मूल कण दिए हैं, यहाँ पे कण हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेंगे। फिर आता है प्रतिकण, एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको पता नहीं है एंटी पार्टिकल्स यानी प्रतिकण, तो एक ऐसा पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल को विनाश कर दे,
दो पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल का संयोग किया जाए, यानी एक दूसरे के पास लाया जाए, निकट लेकर आए, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का अगर विनाश कर देता है, तब इसमें से एक कण दूसरे कण का प्रतिकण कहलाता है। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, यहाँ लिखा है देखिए जनरली, वे दो कण जो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, तब इसमें एक कण दूसरे कण का प्रतिकण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रतिकण छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कवर करनी थी, और वो हमने आज कवर करी है। मूल कण समझ में आ गया, इनका निर्माण, ठीक है, ऐसे कण होते हैं, इनका किसी कणों से निर्माण नहीं होता। ठीक है, जिनका अपना खुद का अस्तित्व होता है, इसे मूल कण कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को माना जाता है, साथ में मेसान कण दे दिए। प्रतिकण आपको पता हो गया होगा, वे दो कण जो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, प्रतिकण कहलाते हैं। इनमें से एक कण दूसरे कण का क्या होता है, प्रतिकण होता है। यानी एक पे अगर प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज होगा, दोनों का चार्ज सेम होगा, दोनों का मास सेम होगा। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाएगा, संयोग करेगा, तो वो दूसरे का उदासीन कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकल पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, इन पे चार्जेस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इस टेबल, मैंने एक टेबल ली है, यहाँ पर कुछ कण दे रखे हैं मेरे पास, एक फोटोन एक पार्टिकल से, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया गया आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल से, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है। ठीक है, जो मूलकण है, न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल है, पाई मेसान एक पार्टिकल है। इनके प्रतिकण दे रखे हैं, मूलकण है सारे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इनके प्रतिकण दे रखे हैं। जैसे फोटोन का प्रतिकण एंटी फोटोन होता है, जिसे गामा बार से बार लगा दिया जाता है, इस पे फोटोन को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीटा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बीटा, इसे बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा पार्टिकल। बस माइनस नीचे शो करेंगे और ऊपर जीरो कर देंगे। ठीक है, अगर इनका एंटीकल पॉजिट्रॉन होता है, जिसे ई प्लस कहते हैं, या बीटा भी बोल सकते हैं इसको, पॉजिट्रॉन को, बस यहाँ माइनस, जो आपका परमाणु क्रमांक माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल पी है, जिसे प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से एंटी प्रोटॉन होता है, इसका प्रतिकरण एंटी प्रोटॉन होता है, जिसे पी नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन, जिसे हम एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन एन होता है, इसको कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और एंटी न्यूट्रॉनों पे एन बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रोनो, इसे इस तरीके से न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एंटीकल एंटी न्यूट्रोनो होता है, इसे न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है पाई मेसन, पाई प्लस, फिर पाई मेसन नेगेटिव आते हैं, इसका एंटीकल होता है पाई मेसन नेगेटिव, इस पे जितना प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, अब बात नहीं इनकी आयु की तरफ, ये आयु सेकंड में ली गई है। ठीक है, जैसे फोटोन एंटी फोटोनों की बात करें, तो आयु सेकंड में, इस ये इनकी जो आयु है वो स्थायी होती है। ठीक है, इनकी आयु स्थायी है, फिक्स है। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की आयु भी स्थायी होती है, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की आयु भी स्थायी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन, ये जो एंटी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, इनकी आयु 1010 सेकंड होती है, यानी 1010 सेकंड तक ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों की बात करें, तो ये भी, इनकी आयु भी स्थायी होती है। ठीक है, पाई मेसान और पाई मेसान नेगेटिव की बात करें, तो इनकी आयु होती है 2.6 × 10⁻8 सेकंड, इतने तक। ठीक है, तो इनका ये पाई मेसान जो पार्टिकल होते हैं, नाभिक के अंदर इनका विनिमय होता है, जब नाभिक के बल की, ठीक है, नाभिक बल प्रोड्यूस होता है, नाभिक के बल का जो कारण है वो पाई मेसान कणों का विनिमय होता है, जैसे आपने पढ़ा पीछे। ठीक है, हाँ, अब इसमें द्रव्यमान की बात आ रही है, और द्रव्यमान जो हम लेंगे इन पार्टिकल्स का, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लेंगे। हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से तुलना करेंगे, उसके कंपेयर में लिया जाएगा। जैसे फोटोन, फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है, क्योंकि फोटोन एक एनर्जी है। ठीक है, उसको, ठीक है, उसका जो ग्राम द्रव्यमान है वो 0 ही माना जाता है। रेस मास जो होता है, ठीक है, 0 लेते हैं। क्या है, ऐसे द्रव्यमान के कंपेयर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान 1 ही होगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान से उसी की कंपेयर हो जाए, तो 1:1, यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन की अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कंपेयर करेंगे, तो प्रोटॉन जो है 1837 टाइम जो होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, यानी 1836 गुना बड़ा होता है
प्रोटॉन का मास किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 1839 गुना बड़ा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान से, ऐसे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, न्यूट्रॉनों की बात करें तो इसका द्रव्यमान इसके कंपेयर में 0 ही रहता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, लगभग 0। ठीक है, पाई मेसान की बात करें इसका 274 टाइम्स ज्यादा होता है पाई मेसान का। तो पाई मेसान का जो द्रव्यमान होगा वो 274 टाइम्स ज्यादा, यानी कि इससे अधिक गुना होगा, 274 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, और ये आपका न्यूट्रॉन का 1839 और आपका प्रोटॉन का 1836। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।